नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। मंदिर मस्जिद विवाद के बीच शनिवार को देवबंद में जमीयत उलेमा हिंद की बैठक हुई है। बैठक में जमीयत के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी देश में चल रहे विवाद पर काफी ज्यादा भावुक नजर आए। उन्होंने इसे देश के लोगों को बांटने वाला बयान कहा है और इसके साथ ही मदनी ने भावुक स्वर में यह भी कहा कि हमें अपने ही देश में अजनबी बना दिया गया है। हम हर जुल्म सह लेंगे लेकिन वतन पर आंच तक नहीं आने देंगे। देवबंद में देश में चल रहे विवादों, खासकर ज्ञानवापी मस्जिद विवाद और मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर के बैठक में कई अहम मुद्दे पर चर्चा की गई है। मौलाना मदनी ने अपनी तकरीर में देश की बात की और सामाजिक एकता पर भी जोर दिया है। इसके साथ ही मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर जारी महाभारत पर भी उन्होंने दुख जताया है। तो मुसलमानों का सबसे बड़ा संगठन होने का दावा उन्होंने किया है। मुसलमानों के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक मुद्दे संगठन का एजेंडा है। इस्लाम से जुड़ी देवबंदी विचारधारा को मानता है जमीयत उलेमा हिंद। कांग्रेस के साथ अंग्रेजों के खिलाफ किया था आजादी का आंदोलन। देश के बंटवारे का जमीयत उलेमा हिंद ने विरोध किया था। जमीयत उलेमा हिंद का उद्देश्य इस्लामिक मान्यताओं की रक्षा करना है। यह संगठन मुसलमानों के इबादत गाहों और इस्लामिक धरोहरों की भी रक्षा करता है। जमीयत का मानना है कि इस्लाम विश्व बंधुत्व को और शांति की प्रेरणा देता है। इसके साथ ही आतंकवाद और अतिवाद की कड़ी आलोचना भी करता है। मुसलमानों के नागरिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों को भी संरक्षित करने की बात कही जाती है। 100 साल पुराना संगठन है जमीयत उलेमा हिंद। ऐसे मुश्किल हालात में आज हम यहाँ मौजूद हैं और हमारे बीच में हमारे बड़े दाग मुफारकत दे गए। कुछ महीनों पहले तक हजरत मौलाना कारी उस्मान साहब रहमतुल्लाह अलैह इस जमात की सदारत, अमारत, क़यादत और उनकी मौजूदगी यकीनन हम सब लोगों के लिए, खासतौर से मेरे लिए, मैं कल भी कह रहा था कि काम करने का शौक जरूर है, लेकिन बड़ों का साया इस तरह उठ जाएगा कि हमें जरूरत है तो बहरहाल हालात मुश्किल हैं, लेकिन मायूसी की कोई जरूरत। मुश्किल को झेलने के लिए हौसला चाहिए, ताकत चाहिए। और हम कमजोर लोग हैं। और कमजोरी का यह मतलब नहीं है कि कोई मुदाहनत इख्तियार कर ले। अगर जमीयत उलमा का यह फैसला है कि हम पैगाम्बर हैं अमन के, पीस के, शांति के, अगर जमीयत उलमा का यह फैसला है कि हम जुल्म को बर्दाश्त कर लेंगे, अगर जमीयत उलमा का यह फैसला है
कि हम दुखों को सह लेंगे, लेकिन अपने मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजकोट में सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। ये आप ही के संस्कार है, इस मिट्टी के संस्कार है। पूज्य बापू और सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस पवित्र धरती के संस्कार है कि 8 साल में गलती से भी ऐसा कुछ नहीं होने दिया है, न ऐसा कुछ किया है जिसके कारण आपको या देश के किसी नागरिक को अपना सर झुकाना पड़े। इन वर्षों में हमने गरीब की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र पर चलते हुए हमने देश के विकास को नई गति दी है। इन 8 सालों में हमने पूज्य बापू और सरदार पटेल के सपनों का भारत बनाने के लिए उत्तराखंड की चंपावत सीट पर 31 मई को उपचुनाव होना है और उससे पहले बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि इस सीट से प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रतिष्ठा दांव पर है। वहीं सीएम धामी के पक्ष में प्रचार करने यूपी के सीएम योगी भी चंपावत पहुंचे हैं। चंपावत के टनकपुर में सीएम योगी ने उत्तराखंड के सीएम धामी के लिए रोड शो किया। रोड शो के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित भी किए। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए चंपावत उपचुनाव में चुनावी प्रचार को करने पहुंचे योगी ने कहा कि उत्तराखंड वासियों के सपने पूरे हों, इसलिए बीजेपी जरूरी है, धामी जैसे युवा जरूरी हैं। उत्तराखंड का विकास केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। बीजेपी ने जो कहा है वो किया है। चुनाव से पहले मैं जब लखनऊ गया था तो आप सबको पता है, यही बगल में हमारे यहाँ पर शारदा नहर का हेडवर्क्स फंड, शारदा नहर बरेली का ऑफिस भी सब डिवीजन बनबसा में चलता है। इसका मेन ऑफिस बरेली में। मैं आपके पास पहुंचा था चुनाव से पहले। मैंने कहा, महाराज जी 21 सालों से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का ये बंटवारे का विषय हल नहीं हो पा रहा है। आपस में तमाम मामले उलझे हुए हैं और इस बार चुनाव भी आ गया है और चुनाव से पहले मैं यहां आ गया हूं, अखबारों में भी छप गया है कि मैं आपसे मिलने के लिए लखनऊ आ गया हूं। महाराज जी ने बिल्कुल भी कोई मुंह से कोई शब्द नहीं निकाला, केवल इशारा किया मुझे हाथ से और उसके बाद मीटिंग हुई। भाइयों बहनों, उसका नतीजा आप सबके सामने है कि जो 21 सालों से हमारी सारी परिसंपत्तियों का जो विवाद लटका हुआ था, उलझा हुआ था, उसको 15 से 20 मिनट की मीटिंग में आपने एक झटके से जो है उसका सॉल्यूशन कर दिया, उसको सुलझा दिया। इस क्षेत्र में गुरु नानक देव जी ने अपना एक विशेष लगाव रखा था और इस क्षेत्र के प्रति युग दृष्टा संत स्वामी विवेकानंद की विशेष दृष्टि इस क्षेत्र में थी। और अगर ये देवभूमि नहीं तो फिर कैसे मां पूर्णागिरि का धाम यहां पर है, गोलोजी महाराज का धाम यहां पर है, बाबा गोरखनाथ का धाम यहां पर है और न जाने कितने ऐसे धाम मां सरस्वती के रूप में मां शारदा की कृपा यहां पे साथ बरसती भी दिखाई देती है। आप सब सौभाग्यशाली हैं इस देवभूमि में जन्म लेकर के। आप सबको यहां के माध्यम से देश की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार कहते हैं
कि जब उत्तराखंड की जवानी और उत्तराखंड का पानी उत्तराखंड से बाहर निकलता है तो देश के लिए उपयोगी बनता है। देश जवान यहां की सुरक्षा करता है। जब मां शारदा का पानी जाता है तो यहां से होकर के उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों को अपनी मीठे पानी से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवा करके न केवल वहां के किसानों को समृद्ध करता है बल्कि अन्नदाता किसानों को समृद्ध भी करता है और साथ ही साथ देश का पेट भरने का काम। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए इस बार बीजेपी की तरफ से चौंकाने वाले नामों का ऐलान हो सकता है। बीजेपी कैंप से कुछ इसी तरह के संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी ने राधा मोहन दास अग्रवाल को बलिदान के बदले इनाम देने का मन बना लिया है। वहीं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले आरपीएन सिंह को भी पार्टी राज्यसभा में भेज सकती है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें अपनी पार्टी से चुनाव लड़ने का न्योता भी दिया, लेकिन वह बीजेपी के साथ जुड़े रहे। गोरखपुर की राजनीति में उन्हें योगी आदित्यनाथ के विरोधी कैंप का माना जाता रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने बड़ा फैसला लिया है। पंजाब सरकार ने 424 वीआईपी लोगों की सुरक्षा वापस ले ली है। पूर्व आईपीएस अधिकारी और विधायक जिनको सुरक्षा दी गई थी उनसे सुरक्षा कवर वापस ले ली गई है। आईपीएस एसके अस्थाना, डेरा राधा स्वामी, सत्संग व्यास, पूर्व राज्यसभा सांसद एस ढिल्लो और राजीव शुक्ला की सुरक्षा कवर वापस ले ली गई है। देश में धार्मिक स्थलों और स्मारकों पर चल रही बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट में एक के बाद एक कई याचिकाएं दायर की जा रही हैं। कोशिश ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म किया जाए, जिससे तमाम धार्मिक स्थलों में दावों के मुताबिक बदलाव हो सके। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं की छड़ी लग गई है। इसे लेकर के बात करें तो एक हफ्ते में चौथी याचिका दाखिल की गई है। इन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। अब प्रख्यात कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। उन्होंने याचिका दाखिल करते हुए कहा कि ये कानून लोगों को धार्मिक अधिकार से वंचित करता है, इसलिए इस कानून में बदलाव होना चाहिए या फिर इसे खत्म कर देना चाहिए। इस मामले में अब तक कुल 7 याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। और हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे अधिवक्ता सौरभ मिश्रा हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सौरभ जी, अगर हम बात करें तो वर्शिप एक्ट को लेकर के लगातार जो याचिका हैं वो दाखिल की जा रही हैं। 7 याचिकाएं जो हैं वो अभी तक दाखिल हो चुकी हैं। बताया ये जा रहा है कि इसके बाद अगर ये एक्ट हटा दिया जाता है तो आसानी हो जाएगी बहुत ज्यादा। जी बिल्कुल सही बात है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेके पहले ही अश्विनी उपाध्याय जी ने जो याचिका दाखिल करी थी उसमें नोटिस इशू किया जा चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट खुद इस मैटर को एग्जामिन कर रहा है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को। और ये सही बात बिल्कुल है कि इसके थ्रू जो अयोध्या जजमेंट में जिस तरीके से ये मेंशन किया गया था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वजह से फ्यूचर में जो भी टाइटल सूट होगा किसी भी रिलीजियस कैरेक्टर वाले कंस्ट्रक्शन से बिल्डिंग को लेके उसको बाहर किया जाएगा। तो एक्सेस टू जस्टिस जो आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट्स के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको लेके बहुत जिन लोगों ने याचिकाएं दाखिल करी उनका यही कहना है कि हमारे एक्सेस टू जस्टिस को आप बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते हैं, आप उसमें कोई लीगल बात नहीं लगा सकते हैं ऐसा कानून बना के, और ये कानून ये कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन में है। दूसरी बात इसमें एक और इम्पोर्टेंट है जो पॉइंट उठाया गया है कि ये पिलग्रिमेज का मैटर हो, ये स्टेट लिस्ट में आता है और स्टेट लिस्ट में आने वाले सब्जेक्ट को कोई पार्लियामेंट उस पर कानून नहीं बना सकता है। तो इस मुख्य बिंदु पर इस बात को चैलेंज किया जा रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से अगेंस्ट है, इसकी स्पिरिट के अगेंस्ट है, इस वजह से इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करना चाहिए। बिल्कुल। और वहीं मुस्लिम पक्ष की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है वो इसको सिरे से नकारता हुआ भी नजर आ रहा है और साथ ही तमाम आरोप जो है वो भी लगाए जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं। मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि जब ऑलरेडी ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट
ऑलरेडी प्रिवेलेंट है, तो इसकी वजह से कोई भी नई याचिका कैसे दाखिल हो सकती है। उनको ये लग रहा है कि इस तरीके से तो लगातार, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो या मथुरा में हो या कई बार कुतुब मीनार में और भी जगह पे, जहाँ पे भी प्रोमिनेंट जगहों पे जहाँ पे मस्जिद है, उसको लेके बार बार याचिकाएं दाखिल की जा रही हैं और लगातार फ्यूचर में भी दाखिल की जा सकती हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए मुस्लिम पक्ष का अपना अप्रीहेंशन ये है कि जब ये कानून ऑलरेडी लागू है तो इस तरह से याचिकाएं क्यों दाखिल हो रही हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आरजेडी के एक समर्थक ने कुछ ऐसा किया कि देखते ही देखते वो सोशल मीडिया की सनसनी बन गया। पटना में आरजेडी का एक समर्थक भैंस पर सवार होकर के राबड़ी देवी के आवास पहुंच गया और समर्थन ने अपने साथ भैंस को भी आरजेडी के रंग में रंग रखा था और भैंस के माथे पर आरजेडी का चुनाव चिन्ह लालटेन भी लगा रखा था। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं की भीड़ वहां देखने को मिली और साथ ही नजारा कुछ अलग ही देखा जा रहा है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भैंस पे सवार होकर के कई कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहे। कोरोना वायरस के बाद अब बात करें तो मंकी पॉक्स को लेकर के दुनिया भर में हलचल मची हुई है। यूरोप से लेकर अमेरिका तक मंकी पॉक्स के मामले अब बढ़ते जा रहे हैं। WHO ने भी इसे गंभीर बताया है। वहीं अब मंकी पॉक्स को लेकर के भारत भी अलर्ट हो गया है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में मंकी पॉक्स को लेकर के एडवाइजरी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अलर्ट किया है। मंकी पॉक्स को लेकर के स्वास्थ्य विभाग की ओर से एडवाइजरी भी जारी की गई है और यूपी के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी एडवाइजरी में इस बीमारी के लक्षण के संबंध में जानकारी भी दी गई है। आपस में लड़ाई कर रही ये लड़कियों रेवाड़ी की बताई जा रही हैं और वीडियो रेवाड़ी के बस स्टैंड का है, जहां बस में 20 पर बैठने के लिए ये पूरा मामला काफी तेजी से बढ़ा और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपस में लड़कियां लड़ती हुई नजर आ रही हैं और देखते ही देखते लात घूसे भी चलने लगे। वीडियो में लड़ाई कर रही ये लड़कियां रेवाड़ी कॉलेज की छात्रा बताई जा रही हैं। बाद में मौके पर पहुंची लड़कियों को अपने साथ थाना भी ले गई है और अभिभावकों को बुलाने के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे से माफी मांग ली, जिसके बाद मामले को रफा दफा कर दिया गया। तो रेवाड़ी का ये पूरा मामला है जहां बस की सीट पर बैठने को लेकर के विवाद शुरू हुआ था और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक दूसरे में लात घूसे भी चलने लगे, जिसके बाद वहां पर परिजनों को बुलाया गया और फिर मामला पूरा रफा दफा किया गया। वहीं बात करें तो उत्तराखंड में 31 मई को चंपावत में उपचुनाव होना है और इसको लेकर के लगभग तैयारियां जो हैं वो बीजेपी की तरफ से भी पूरी कर ली गई हैं और ऐसे में इस पूरे मामले पर हमारे साथ हमारे संवाददाता तोशी मेंडोला ने केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट से खास बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में बाइपोलर इलेक्शन को महज 72 घंटे का समय ही बाकी रह चुका है। मेरे साथ बात करने के लिए केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट साहब मौजूद है। हरीश रावत लगातार देखिए अब चंपावत से चुनाव लड़ रहे हैं, निर्मला घैतोड़ी, तो उनके प्रचार में वो लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, जलेबियां बना रहे हैं, धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। आप लोग जीते थे विधानसभा चुनाव नारी सशक्तिकरण का हवाला देकर, काफी वोट मिले आप लोगों को। अब इसी हवाले के साथ वो कह रहे हैं कि बीजेपी को हराना है और बहुत ही टाइट फाइट देने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हमारी सीट बहुत बड़े बहुमत से जीत रही है। धामी जी बहुत अच्छे युवा नेता हमारे हैं, उनकी सौम्यता, उनका
पूरे प्रदेश के प्रति लगाव, 600 तो उन्होंने कम से कम जीओ निकाले हैं जिस पर कार्रवाई हो चुकी है अपने 6 महीने के 7 महीने के कार्यकाल में। मोदी सरकार की बात करते हैं, 8 साल का कार्यकाल 30 मई को पूरा होने वाला है। आप क्या समझ रहे हैं उपलब्धियों के तौर पर उत्तराखंड के लिहाज से कि क्या हुआ है? क्योंकि लगातार कांग्रेस है वो कह रहा है कि सड़कें नहीं बन रही है, बदहाली है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है। आप इंडिविजुअली आप किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं? देखिए, कांग्रेस ने रसातल में पूरे देश को डाला है। मैं उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा हूँ। उत्तराखंड भी आज देन है तो वो भारतीय जनता पार्टी की देन है, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। देश के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूँ, आज हमारी सीमाएं चाक चौबंद हैं। इन 7 सालों में आज हम बाहर को सप्लाई कर रहे हैं आर्मी के साजो सामान को। पहले हम बाहर से लाते थे। 310 आइटम हमने बैन कर दी, उनको हम बाहर से नहीं खरीदेंगे, अपने यहाँ बनाएंगे। आत्मनिर्भर भारत का जो मंत्र मोदी जी ने दिया वो फलित हो रहा है। आज आत्मनिर्भर हम कई क्षेत्रों में हो गए हैं। यह बता रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाते हैं, वो तो बता रहे हैं कि बीजेपी ने क्या क्या काम करा है, बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है, आप हिंदू आइडियोलॉजी को बढ़ा रहे हैं, सब खत्म कर दिया, विपक्ष बोल नहीं सकता, सीबीआई, ईडी सब आप लोगों के हवाले में है। कौन उनको सीरियस लेता है? वो तो हमेशा बोलते हैं। अगर उनको सीरियस ले रहे होते तो उत्तर प्रदेश में नहीं आते, गोवा में नहीं आते, उत्तराखंड में नहीं आते, जो चौथा राज्य है हमारा उसमें नहीं आते। मेरा नाम लेना उनका उचित नहीं है, विपक्षी पार्टी के हैं तो उनकी हालत देखते हैं, सब लोग जानते हैं। हिट एंड रन की पॉलिसी है उनकी, मारो और भागो। सदन में तो एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं और प्रश्न भी नहीं कर पाते हैं। अरे आओ ना, बहस करिए। हम तो बहस के लिए खुलेआम कहते हैं, इसीलिए तो संसद होता है, वहाँ पर सदन इसीलिए तो चलते हैं। जान बचाना पहला कर्तव्य हमारी सरकार का है और लोगों को सकुशल दर्शन करा के उनके घर तक पहुंचाना भी हमारी सरकार का दायित्व है। उसको बेहतरी से हम निभा रहे हैं और पूरे देश के आभारी हैं कि इस समय जिस कदर वहां पर धार्मिक पर्यटक आ रहा है, लंबे समय के बाद लोगों ने इतनी भीड़ भाड़ देखी वहाँ। बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ आप सुन रहे थे अजय भट्ट को, जो कि बता रहे हैं कि चंपावत में भारी बहुमत के साथ चुनाव जीतने वाले हैं पुष्कर सिंह धामी और तमाम 8 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है मोदी सरकार का, तो उपलब्धियां गिनवा रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ ओशी मंदोर। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।